अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक हो गया, एक नया टॉपिक है जो कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो हमने देखना है नीड ऑफ क्रैकिंग, कि हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग क्यों करवाते हैं। क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी पेट्रोलियम की। ठीक हो गया, और अब हम नई चीज़ करने जा रहे हैं, डैट इज़ क्रैकिंग। उसके बाद क्रैकिंग की डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नीड ऑफ क्रैकिंग। अब यहाँ पे क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अब जैसे कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो यहाँ से हमें मिलती है गैसोलीन। क्या मिलती है? गैसोलीन। गैसोलीन को मैंने बोला था हम इसको पेट्रोल भी बोलते हैं। अब टोटल जो हमारे पास पेट्रोलियम जितना होगा उसकी अगर हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कराएंगे तो टोटल मिकदार में से जो गैसोलीन की अमाउंट बनती है ना, ये सिर्फ होती है उसका 20%। कितने परसेंट हमें मिलेगी? 20%। अब देखिए गैसोलीन की चूँकि कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल को लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हर एक बंदे के पास अपनी गाड़ी है, बाइक है, जिसकी वजह से इस गैसोलीन की जो कंजप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो लिहाजा पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से पैदा होने वाली जो गैसोलीन है, जितनी ये अमाउंट में बन रही है, इस अमाउंट से सारी जो इसकी टोटल कंजप्शन है उसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। जिसकी वजह से अब हम क्या करते हैं कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करवा रहे होते हैं तो इसके दौरान हमें सरप्लस अमाउंट के अंदर कुछ लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शंस भी मिलती हैं। मेन उन लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शंस के अंदर एक चीज़ आएगी हमारे पास कैरोसिन ऑयल, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, गैस ऑयल। अब ये जो दोनों फ्रैक्शंस होती हैं ना, दीज आर लेस डिज़ायरेबल। ये क्या होती हैं? लेस डिज़ायरेबल। अब देखें डीजल जो होता है सारी गाड़ियों में यूज़ नहीं करते। इसी तरह जो कैरोसिन ऑयल है, मट्टी का तेल, अब इसका भी इस्तेमाल बहुत कम हो गया। पहले लोग यूज़ करते थे लेकिन अब इसका इस्तेमाल भी बहुत कम है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इन लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? गैसोलीन के अंदर। अब किस प्रोसेस के ज़रिए करेंगे? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रैकिंग। मतलब क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनके अंदर कार्बन की जो रेंज है, कंपोजिशन, वो इनकी ज़्यादा है। इसी तरह ये हमारे पास क्या होंगे? हायर हाइड्रोकार्बन्स। क्रैकिंग के ज़रिए हम इनको तोड़ लेते हैं किसके अंदर? जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक हो गया। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेबल में देखा था कि कैरोसिन ऑयल के अंदर जो कार्बन की फ्रैक्शन होती है वो C8 से C14 तक होती है, और यहाँ पे गैस ऑयल के अंदर C12 से C18 तक होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये हायर हाइड्रोकार्बन है। लेकिन जब हम इनकी क्रैकिंग कराएंगे, इनको क्रैक्स तोड़ेंगे, देन ये हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन मेन गैसोलीन में चेंज होते हैं। इस अमल को हम बोलते हैं क्रैकिंग, और इसलिए हम क्रैकिंग करवाते हैं ताकि गैसोलीन की जो यील्ड है, जो पैदावार है, उसको बढ़ाया जा सके और इसकी सप्लाई को मुमकिन बनाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेट्रोल को यूज़ कर सके। ठीक हो गया। तो अब पढ़ते हैं क्रैकिंग क्या चीज़ होती है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक हो गया। तो क्रैकिंग इट इज़ अ थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। थर्मल डीकम्पोजिशन मीन हीट को बोलते हैं। हीट के ज़रिए, टेम्परेचर के ज़रिए हम क्या करेंगे? डीकम्पोज करेंगे किस चीज़ को? हायर हाइड्रोकार्बन। जो बड़े हाइड्रोकार्बन होंगे हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन विच आर मोर वोलेटाइल। किसमें इनको चेंज करेंगे? लोअर हाइड्रोकार्बन, जो छोटे हाइड्रोकार्बन लाइक गैसोलीन। ठीक हो गया। अब ये क्या होते हैं? मोर वोलेटाइल। मोर वोलेटाइल का मतलब होता है ये इजीली वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, और जिसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है उस चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि हम एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं ना, वो है हमारे पास हेक्साडीकेन। कौन सा ले रहे हैं? हेक्साडीकेन। ठीक हो गया। अब ये जो हेक्साडीकेन है, हेक्साडीकेन में कार्बन होते हैं 16। मेन कंपाउंड कौन सा है? C16, H आ जाएगा इसमें 34,
अब जब हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट, और कितने टेम्परेचर तक हीट करना है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो हेक्साडीकेन है ये टूटेगा छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। जैसे यहाँ से एक कंपाउंड बनेगा, मिक्सर बनता है अल्केन्स और अल्कीन्स का क्या बनेगा, मिक्सर मीन, जिसमें पहला जो लोअर हाइड्रोकार्बन बनेगा वो C7H16 होता है, उसके बाद H2C डबल बॉन्ड CH2, और नंबर थर्ड पे आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2। 7 कार्बन वाली एल्केन को हम क्या बोलते हैं, हेप्टेन। ये क्या, किसका फॉर्मूला है, ये है ईथीन का फॉर्मूला है, ठीक हो गया। उसके बाद ये किसका है, ये हमारे पास प्रोपीन, 3 कार्बन वाली जो एल्कीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं, ठीक हो गया। अब ओवरऑल कार्बन को 16 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ओवरऑल जो कार्बन एटम्स की तादाद होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 पूरी हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस रिएक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से हमारे पास छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर, चूँकि ये हमारे पास जो हेक्साडीकेन है, एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन आगे जुड़ा होता है तीसरे कार्बन से, इसी तरह एक चेन होती है। अब होगा क्या कि जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं, देन क्या होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है। जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो देन हमारे पास मिक्सर बनता है, मिक्सर ऑफ बोथ अल्कीन एंड अल्केन्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि जो प्रोडक्ट बनते हैं, हम कहते हैं कि जो नेचर है प्रोडक्ट्स की, नेचर कह लें या कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये वो प्रोडक्ट्स होंगे कि जब हम एक हायर हाइड्रोकार्बन को हीट के ज़रिए डिकम्पोज करेंगे, उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, कंडीशंस के ऊपर। और ये कंडीशंस वो कंडीशन होती हैं अंडर विच वी कैन टेक प्लेस क्रैकिंग। मतलब ये वो कंडीशन है जिसके तहत हम कोई क्रैकिंग करवा रहे होते हैं। मतलब अब इसी कंडीशंस की बेस पर हमारे पास फिर क्रैकिंग क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है, जिसको अभी हम आगे क्लासीफाई करते हैं, ठीक हो गया। कंडीशन के लिहाज से जो क्रैकिंग की हमारे पास अभी टाइप्स आती हैं उसमें 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। There are 3 types of cracking. First one is thermal cracking. Number 2 is catalytic cracking. और नंबर 3 पे आ जाएगी हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग, अब देखिए कि यहाँ पे भी नाम से ही ज़ाहिर है थर्मल क्रैकिंग, मतलब इसमें हम टेम्परेचर हीट को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें जो लार्ज मोलिक्यूल्स होंगे, लार्ज मोलिक्यूल्स, ये हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे। जब हम इनको हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो लार्ज मोलिक्यूल हैं ये टूट जाएंगे आगे किसमें, स्मॉलर मोलिक्यूल्स के अंदर। किसमें टूट जाएंगे, स्मॉलर मोलिक्यूल्स के अंदर। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनकी जो नेचर है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी जो नेचर है वो हमारे पास यहाँ पे होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ज़्यादातर जो बनेंगे वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें मोस्टली हमें मिलेगी ईथीन प्लस क्या मिलेगी, प्रोपीन। क्या मिलेगी, प्रोपीन। तो किसी भी प्रोडक्ट का बनना कि उसकी कंपोजिशन कैसी होगी वो अभी भी हमने बात की है कि वो किस पे डिपेंड करती है, कंडीशंस के ऊपर, कि किस कंडीशन के तहत हम क्रैकिंग को करवा रहे होते हैं। अगर हम एक लार्ज मोलिक्यूल को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, देन उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी जो नेचर होगी उसमें हमें मिलेंगे इथीन और प्रोपीन। होंगे क्या, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारे पास आ जाएगी कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग,
अब देखिए नाम से ज़ाहिर है यहाँ पे हम कैटालिटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। एज यू नो डैट कि जब हम किसी रिएक्शंस के अंदर कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं दैन जो दूसरी कंडीशन होती है ना जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनमें कमी आ जाती है। मतलब कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। एक रिएक्शन जो घंटे में होना होता है विदाउट कैटालिस्ट, लेकिन जब हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन क्या हो जाता है, एक तो उसकी स्पीड के बढ़ने से क्या होगा वो थोड़े टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा जो फ़ायदा होता है कैटालिस्ट को यूज़ करने का वो ये होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर में कमी आ जाती है। तो बेसिकली कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स, अब हम इनको क्या करते हैं, इनको अभी हम हीट करेंगे। क्या करते हैं, हीट। लेकिन हीट करेंगे, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे थे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे एट लो टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर हम यहाँ पे लेते हैं वो होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और लो प्रेशर, और प्रेशर जो होता है ये हमारे पास 280 m होता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट कंडीशन इसको हीट कर रहे होते हैं लो टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और यहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, कैटालिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये टूट जाते हैं किसके अंदर, लोअर हाइड्रोकार्बन्स। किसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। अब यहाँ पे जो कैटालिस्ट होता है ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट MCQ आता है कि कैटालिस्ट हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं होती, बल्कि यहाँ पे हम ये जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं ना ये मिक्सचर होता है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। ये मिक्सचर है किस चीज़ का, सिलिका का और एलुमिना। अब सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और एलुमिना का होता है Al2O3 एलुमिनियम ऑक्साइड। ठीक हो गया। तो जब भी MCQ आएगा आपसे पूछा जाएगा विच कैटालिस्ट इज़ यूज्ड इन कैटालिटिक क्रैकिंग, तो ऑप्शन ए में दिया होगा सिलिका, ऑप्शन बी में दिया होगा एलुमिना, और ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी भी दिया जा सकता है, या फिर मिक्सचर ऑफ एलुमिना एंड सिलिका। तो आपने इस MCQs को ध्यान से टिक करना है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं उनकी जो नेचर होगी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अब इस प्रोसेस में हमें मिलती है गैसोलीन, और ये ऐसी गैसोलीन होगी डेट हैज़ हायर ऑक्टेन नंबर। कौन सी गैसोलीन मिलेगी, जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा। ऐसी गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है इसको हम बोलते हैं गुड क्वालिटी फ्यूल, मतलब अच्छी क्वालिटी वाला वो फ्यूल होता है। और जिस गैसोलीन में ऑक्टेन नंबर लो आता है, लेस आता है, वो हमारे पास पुअर क्वालिटी वाला फ्यूल होता है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, डिटेल हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ऑक्टेन नंबर हम बोलते हैं कि इट इज़ अ पैरामीटर विच इज़ यूज टू डिटरमाइन दी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल या गैसोलीन। ठीक हो गया। मतलब ये हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि जब हमारे पास गैसोलीन हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की है या लो क्वालिटी का। ये एक पैरामीटर है जस्ट गैसोलीन की क्वालिटी को मेजर करने का। ठीक हो गया। बाकी डिटेल इसकी कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है थर्ड टाइप ऑफ क्रैकिंग, जो कि स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग। अब स्टीम क्रैकिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स। अब इन हायर हाइड्रोकार्बन्स के हमने लेने हैं वेपर्स। पहले हम इनको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, वेपर्स के अंदर। इन वेपर्स को फिर हम मिक्स करेंगे स्टीम के साथ। क्या चीज़ मिक्स कर देंगे इसमें, स्टीम बोलते हैं भाप को। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको हीट करना होता है, हीट करेंगे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब मुख्तर से टाइम के लिए हमने इसको हीट करना है। और कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या करेंगे, इसको रैपिडली कूल करेंगे या रैपिडली कूलिंग, तेज़ी के साथ हमने इसको
ठंडा करना है। अब इस तरह क्या होगा कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे जब हम उसको तेज़ी से कूल करेंगे दैन वो किस में टूट जाएंगे, जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनके अंदर टूट जाएंगे। अब यहाँ पे जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स होगी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं ज़्यादातर लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या चीज़ मिलेगी, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलेगी। अभी बेटा इस टॉपिक के अंदर लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग। अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग की बात करें तो इसमें अब देखें हमारा पेट्रोलियम की क्रैकिंग को करवाने का जो मेन मकसद था वो जस्ट था जो गैसोलीन है इसकी मिकदार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक हो गया। अब गैसोलीन की मिकदार तो बढ़ रही होती है, अब इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स हमें बाय प्रोडक्ट्स ऐसे भी मिलते हैं जो कि इंडस्ट्रियल वे में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लेट्स गो। अब देखें इम्पोर्टेंस मीन हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं किस चीज़ को, इंक्रीजेज दी यील्ड ऑफ गैसोलीन। बेसिकली हम जब पेट्रोलियम की क्रैकिंग करवाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमने गैसोलीन की मिकदार को बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। अब उन बाय प्रोडक्ट्स के अंदर जो कंपाउंड आते हैं उसमें ईथीन आ जाएगा, उसके बाद इसमें प्रोपीन आती है, प्रोपीन के बाद ब्यूटीन और नंबर 4 पे बेंजीन। नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाती है। ठीक हो गया। अब बेंजीन, अब ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ज़्यादातर हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, हम यहाँ पे इनको यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक हो गया। इसके बाद हम इनको यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद्य बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा दे आर आल्सो यूज इन वीड किलर्स। वीड किलर्स होते हैं ये जो घास फूस को ख़त्म करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, वीड किलर्स। इसके बाद हम प्लास्टिक्स बनाते हैं इनके ज़रिए। ठीक है। डिटर्जेंट्स बनाते हैं एक्सेट्रा। ये तो हो गए हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट्स भी हम बना सकते हैं, और इन इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट्स के अंदर हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 मेंशन हैं। उसमें एक आ जाएगा एसीटोन, एथानॉल और नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, फिनोल। तो ये है क्रैकिंग की इम्पोर्टेंस कि जिसके अंदर हमारा मकसद जो था वो था सिर्फ गैसोलीन की मिकदार को बढ़ाना, लेकिन साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ये केमिकल्स बना सकते हैं और इसके अलावा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए ये थी क्रैकिंग जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, गैसोलीन की मिकदार को बढ़ा रहे हैं। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग। अब रिफॉर्मिंग के अंदर हमने गैसोलीन की मिकदार नहीं बढ़ानी बल्कि हम क्या करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि हम गैसोलीन की क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज़ रिफॉर्मिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।